नेशनल मोनेटाइजेशन को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला की खरी खरी। राजीव शुक्ला का आरोप, देश की संपत्तियों को बेच रही है केंद्र सरकार। जिम्मेदारी से भागना, देश की संपत्तियों को बेचना, महंगाई को बेतहाशा कर देना, ऐसी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता को करना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। 70 साल में सरकारों की बनाई संपत्तियां बेची जा रही हैं। राजीव शुक्ला ने कहा, जब एयरपोर्ट और रेलवे नहीं चला पा रहे तो सरकार चलाने का क्या हक। 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट अथॉरिटी तो जीरो हो जाएगी। तो छोटी छोटी जगह जो चलाने की, एयरपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी है, वो क्यों जाएंगे जहां आमदनी होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का राजीव शुक्ला पर पलटवार। सतीश पूनिया बोले, 50 साल में क्या क्या नहीं बिका। मोनेटाइजेशन पर महाभारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन और कोविड प्रबंधन के मुद्दों पर घिरी सरकार को अब एनएमपी पर घेरने की रणनीति क्या रंग दिखाएगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन इतना समझ में आता है कि नोटबंदी के बाद से ही आर्थिकी के मोर्चे पर उम्मीदें धराशायी हुई हैं और कोरोना की दूसरी लहर के बाद भले ही आंकड़ों में जीडीपी सुधरती दिख रही हो, बेरोजगारी और महंगाई ने आम आदमी का जो बजट बिगाड़ा है, इस सियासी हथियार का कांग्रेस सही समय पर उपयोग कर लेना चाहती है। कई महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव आने वाले महीनों में हैं और भाजपा की अजेय अश्वमेध यात्रा बंगाल में थम चुकी है, जिससे कांग्रेस और समूचा विपक्ष उत्साहित भी है। लेकिन जहां तक बात एनएमपी की है, भाजपा के पास पलटवार के लिए काफ़ी कुछ है। वो फेहरिस्त जिसमें कांग्रेस के समय के निजीकरण का ब्यौरा है, भाजपा का हथियार बनी हुई है। आज प्राइम डिबेट में इस बार पलटवार पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि देश को बेचने की मंशा के आरोपों में कितना दम। निजीकरण कांग्रेस ने भी किया, फिर एनएमपी पर हमलावर क्यों? और ये निजीकरण वक्त की जरूरत या सरकार की आर्थिक मोर्चे पर नाकामी? कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ, सुरेश गर्ग साहब चार्टेड अकाउंटेंट है, भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बहस में, मनोज गुप्ता जी हैं, सीए हैं आप, और महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भाजपा ये कह रही है कि आपने भी बेचा। अगर आप बेचना शब्द काम में लेते हैं तो हम भी बेच रहे हैं, तो आपका बेचना सही कैसे, हमारा बेचना गलत कैसे? देखिए जेपी जी, कांग्रेस की सरकारों के दौरान जो असेट्स बनाए गए, वो असेट्स जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए। आज अगर 26,700 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बिक रहे हैं और 400 स्टेशन बिक रहे हैं, 150 ट्रेन बेच रहे हैं, जो हमारे बिजली सप्लाई का पावर ग्रिड है, नेशनल पावर ग्रिड, अगर उस ग्रिड को बेचा जा रहा है, 8,000 किलोमीटर की जो नेशनल पाइपलाइन है जिससे गैस सप्लाई होती है, अगर वो निजी हाथों में दी जा रही है, 4,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जो विदेशों से गैस आती है देश में, वो अगर निजी हाथों में बेची जा रही है, इसके अलावा कहना चाहिए नेटवर्क जो है बीएसएनएल का, एमटीएनएल का, इनके खंभे बेचे जा रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यदि कोई कंपनी ऐसी है जो अब उपयोगी नहीं है और उसको चलाया नहीं जा सकता, तो उस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन एक अलग चीज होती है। सड़कों को लेकर के या ट्रेन को लेकर के, ट्रेन की पटरियों को लेकर के अगर बेचान होता है तो ये निश्चित रूप से विकास के विपरीत जो परिभाषा हो सकती है वो है। सुरेश साहब बताइए, कैसे स्वर्णिम चतुर्वेदी गलत है और कैसे ये बात गलत है? सुनिए तो, कैसे ये बात गलत है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनको भी अगर बेचा जा रहा है तो फिर तो नाकामी दिखती है ना, चला नहीं सकते इसलिए बेचना पड़ रहा है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता इसका। जेपी शर्मा जी, उनकी बातों से ही आ रहा है कि भाई कि आप प्राइवेटाइजेशन कैसे कर रहे हो। सबसे पहली बात तो है कि हम बेच नहीं रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस को इसका बोलने का अधिकार नहीं है। 50 साल के अंदर इन्होंने जो घोटाले किए हैं, सबको दुनिया को पता है, उस पर बाद में बात करेंगे। फलाना दुनिया भर के घोटाले किए। इन्होंने बॉम्बे और पुणे हाईवे को लीज पे दिया, क्या उनको बेचा था? क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इन्होंने अपने जिजाजी को दिया, क्या वो जिजाजी को बेच दिया? क्या आज हम जो आइडियल संपत्ति पड़ी हुई है उसको हम लीज पे दे रहे हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ कहां हो रही है?
आज देश के अंदर आप ये देखिए कि 613 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। आज विदेशों से यहाँ पे 2,75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। आज शेयर मार्केट के अंदर 58,000 का इंडेक्सन जा चुका है। उसमें 1,42,00,000 रिटेल इन्वेस्टर आए हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर किसी जमाने में 38% हुआ करते थे, आज 45% आ गए। तो देश का विकास हो रहा है। देश का विकास इनको देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इन्होंने 50 साल के अंदर हमेशा घोटाला किया। अब घोटाला करने वाले आदमी को देश का विकास कैसे पचेगा? अब घोटाले की बात तो इनसे कर लेंगे, लेकिन मुझे समझा दीजिए कि इतनी अच्छी तस्वीर है, बाहर से पैसा आ रहा है, लोग हिंदुस्तान में पैसा लगाने के लिए बेताब है, उत्सुक है, उत्साहित हैं। उसके बावजूद हमको पैसा जुटाने के लिए फिर क्यों संपत्तियां लीज पे देनी पड़ रही हैं? और अगर प्रॉफिट मेकिंग की बात है तो फिर पेट्रोलियम कंपनियों को तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। 22 लाख करोड़ रुपए जुटाए, बताया आपने उनसे। सुरेश गर्ग साहब, देखिए जेपी शर्मा जी, बिल्कुल सत्य बात है कि आज हमने एक्साइज से पैसा आया, लेकिन देश के विकास में पैसा लगाया है। इनके नेता खुद बोलते थे कि 1 रुपया सेंट्रल से चलता तो 85 पैसे हम जेब में रखते थे, 15 पैसे सरकार जनता के पास जाता था। आज हम 1 रुपया सेंट्रल से जाने के बाद में 1 रुपया पूरा ही पूरा जनता के पास जाता है। आज किसानों को हमने किसान सम्मान निधि के अंदर 1,35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज दिल्ली से बॉम्बे का एक हाईवे बन रहा है जो कि आपको 10 घंटे के अंदर दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएगा। इस तरह के हाईवे डेवलप कर रहे हैं। रेलवे के अंदर आज तेजस जैसी ट्रेन, बुलेट ट्रेनें लाई जा रही है। तो इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत है, और देश से पैसा बाहर नहीं जा रहा है। जो भी पैसा आ रहा है वो देश में लग रहा है और देश के विकास के अंदर लग रहा है। इसलिए कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हो कि साहब हमने इस संपत्ति को बेचा है, हम लीज पे दे रहे हैं। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी इस पर टिप्पणी देंगे, लेकिन पहले मैं आपसे समझ लेता हूँ इसको। सुरेश जी, आपके कहने का मतलब ये है क्या कि पहले जितनी कमाई हो रही थी उतना ही विकास हो रहा था, अब आपने विकास का दायरा बढ़ा दिया है तो पैसे की जरूरत बढ़ गई है और इसलिए आपको ये सब इस तरीके से जुटाना पड़ रहा है? ये मतलब समझू क्या सुरेश गर्ग साहब? इसका विकास के लिए पैसा लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जो भी पैसा, एक एक पैसे का हमारे काम में हमेशा ट्रांसपेरेंसी रही है। जो भी काम है वो ट्रांसपेरेंसी से किया है। कहीं पर भी घोटाले का कोई शब्द नहीं है। जो इन लोगों ने जो 50 साल के अंदर घोटाले किए हैं, वो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरीके का घोटाला नहीं है। देखिए, मैं तो जेपी जी एक ही चीज जानता हूँ, विकास का मतलब ये होता है कि देश में नए एयरपोर्ट बने, नए रेलवे स्टेशन बने, नए रेलवे नेटवर्क बने और नई सड़कें बने। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, रेल पटरियां हैं, गैस पाइपलाइन है, अगर इनको बेच देते हैं तो ये कहां से विकास? और सबसे बड़ी बात, ये घोटाला सबसे बड़ा होगा। सुनिए, अरे लीज पे, चलिए लीज की परिभाषा, शॉर्ट टर्म की लीज, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की, जो शॉर्ट टर्म लीज है वो है 60 साल की, 60 साल की मात्र शॉर्ट टर्म लीज। बहुत ही अच्छी बात है। 50 साल की किसी ने नहीं बोला, अभी तक कहीं पे ये डिसाइड नहीं हुआ कि 50 साल की लीज पे है। 2 मिनट सुन लीजिए, आपका आईना दिखाता हूं मैं, आपके विकास का आईना, आपके विकास का आईना देख लो। बिल्कुल 40 से 60 साल की लीज पर दे रहे हैं, और उस लीज का पैसा भी जेपी जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जनता के पैसे से बनी हुई इन संपत्तियों को तो दे ही रही है, और देने के लिए भी सार्वजनिक बैंकों से जो लेने वाला है उसको लोन दिलवाया जाएगा। क्यों? अगर इतनी अच्छी तस्वीर है आपकी अर्थव्यवस्था की, तो आपको ये देने की क्या नौबत आ गई? और वो भी सार्वजनिक बैंकों से पैसा दिलवा करके। बिजली वितरण कंपनियों के जो तार हैं, खंभे हैं, जिनसे बिजली आती है, अगर आप उनको भी बेचने पे आमादा है तो क्या विकास कर रहे हैं आप? विकास के नाम पर आप बताएं। मनोज गुप्ता जी, नहीं आपने क्या सेट्स बनाए? ठीक है, मनोज गुप्ता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ मनोज जी, देखे एक लेमैन की तरह बात करते हैं, आम आदमी जिसको बहुत ज्यादा आर्थिकी की समझ नहीं होती है, उसके तरीके से सोच के देखते हैं इस बात को कि इसको सुनने के बाद क्या समझ में आता है। आज तक जब से पैदा हुए हैं हम और हमारे एक आध पीढ़ी पहले के लोग, तब से कभी ये तो सुना ही नहीं कि हिंदुस्तान बहुत खुशहाल स्थिति में है, आर्थिक मोर्चे पर खजाना भरा हुआ है लबालब। न राज्य में सुना, न देश में सुना। हमेशा से यही सुनते हैं कि पैसे की शॉर्टेज है, हाथ तंगी रहता है सरकारों का। भले ही दूसरे देशों को और ज़रूरतमंद देशों को ऋण हम देते रहे हों, वो अलग बात है। अफगानिस्तान को 20-22 हज़ार करोड़ रुपये दिए थे। अब बात ये समझ में आती है कि या तो हम इतनी तंगहाली में हैं कि हमको ज़रूरत पड़ रही है संसाधन लीज पर दे करके पैसे जुटाने की, या फिर विकास इतना तेज़ गति से दौड़ रहा है कि उसमें ईंधन का इंतजाम भी बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे जुटाने पड़ेंगे। ये दो ही तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप इसको कैसे समझते हैं? सर, ये जो बार बार ये बताया जाता है कि देश के विकास के लिए हम ये कर रहे हैं, फैमिली सिल्वर आप बेच रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि विकास बहुत हो रहा है तो फिर पैसा इतना आ रहा है तो नए पैसे की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? दूसरी बात, 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट आई थी, तब पहली बार हमने टोल रोड बनती देखी थी।
उस टोल रोड में बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर की स्कीम लाई गई थी, वो आज तक कोई टोल रोड टोल से फ्री नहीं हुई। जोधपुर से जयपुर जाएंगे, रास्ते में सबसे बड़ा किशनगढ़ का टोल पड़ता है, वहां पे टोल हर साल बढ़ जाता है। ये अखबार में भी रिपोर्ट आई थी कि उसका कॉस्ट पूरा निकल चुका है, फिर वो हर साल टोल क्यों बढ़ता है। और आजकल तो टोल रोड भी वो मेंटेनेंस नहीं हो रही जो पहले शुरू में हो रही थी। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही, जो अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कही, सब आप बेच देंगे, तार भी बेच देंगे, खंबे भी बेच देंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म का रीडेवलपमेंट के नाम पे आप उसमें दुनिया भर की यूजर फी लगा देंगे, तो आम आदमी जो ऑलरेडी पिस रहा है, पेट्रोल के दाम इतने महंगे कर दिए, डीजल इतना महंगा हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो कहाँ से ये सब चीजों का इंतजाम करेगा। एक रोड के ऊपर बात कर लेते हैं, रोड पे गाड़ी लेते हैं आपसे रोड टैक्स ले लेते हैं, उसके बाद 18 रुपए पर लीटर पेट्रोल में, 18 रुपए पर लीटर डीजल में ये रोड सेस ले रहे हैं। उसके बाद अब टोल पे फिर वापस आपको पैसा देना पड़ता है। तो एक रोड के ऊपर कितना पैसा एक आदमी भर रहा है, एक आम आदमी भर रहा है। और कॉर्पोरेट को कैसे फायदा पहुंचाते हैं, जो दूसरे पैनलिस्ट ने अभी कहा कि 1,43,000 करोड़ की टोटल कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई, रेट कम करके 15% और 22%। और ये जो 18 रुपए पर लीटर रोड सेस है, ये भी करीब करीब 1.5 लाख करोड़ ही जुटाता है। तो क्या आम आदमी को 18 रुपए कम करके राहत नहीं देनी चाहिए थी। और एक बात जो अभी हमारे साथी ने कही कि ये इन एसेट्स को कॉर्पोरेट खरीदेंगे बैंक से उधार लेकर के, उस बैंक में आम आदमी का डिपॉजिट है, आम आदमी को डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट घटा के दिया जा रहा है, 5% तक ले आए फिर एफडी पे रेट। पेंशनर्स का जीना मुश्किल हो रहा है, उनकी इनकम खत्म हो रही है और ये कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इस तरह से तो कोई विकास नहीं हो सकता जिसमें समाज के सभी लोगों का विकास नहीं हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट का विकास हो। ये विकास सही नहीं है देश। महेश शर्मा जी, एक बारीक चीज को समझने की जरूरत है, जितना मुझे समझ में आता है। ये एनएमपी में जितनी बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट में जो कंपनियां हैं और जो उपक्रम हैं, वो जिस तरह की सुविधा सेवा मुहैया कराते हैं, वो क्लास की सुविधाएं और सेवाएं हैं, मास की नहीं है। तो और क्लास जो होता है, यानी पैसे से संपन्न वर्ग या अपना काम ठीक ठाक तरीके से चला लेने वाला वर्ग जो है, वो वर्ग है, तो उसको स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर हमेशा वो कंसर्न रहता है कि 2 पैसा ज़्यादा लग जाए लेकिन मुझे सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं अगर कहीं पैसा पे कर रहा हूँ 100 रुपये की जगह 105 दे दूंगा, लेकिन मुझे जितना कहा गया है उतना मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या इसके पीछे ये जो सोच है कि अगर बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी तो इसका फ़ायदा ज़मीन तक उतरेगा और लोगों को ये सुहाएगा, ये व्यावहारिक लगती है क्या महेश शर्मा जी? देखिए, अगर इसको व्यवहारिक रूप से देखें तो ये कि जो अगर पैसा दे रहा है तो उपभोग जो करना चाह रहा है उसको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल मेरा एक सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से ये योजना लाई जा रही है, तो उसमें एक ये है कि जो ऑलरेडी पहले से ही जो है, जो सरकार ने जो उस बुनियादी आधारभूत ढांचे के लिए जो ये योजना है और ये विभाग जो संबंधित हैं, उन पे इतना इन्वेस्टमेंट किया अपनी तरफ से, सरकारी खजाने से पहले से ही किया है, तो उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पा रही है? जबकि एक तरफ ये कह रही है कि हमारी मतलब वित्तीय स्थिति, हम जीएसटी से भी बहुत कमा रहे हैं, फलाने से भी कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पे आप अगर बेहतर दूसरी कंपनियों को देने की बजाय आप अपने स्टाफ से उस चीज को दे करके और उससे क्यों नहीं संचालित करवाते उन चीजों को, ताकि जिससे कि हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति को लाभ मिले, न कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर को, एक बड़ी कंपनियों को उसका लाभ मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि वो छोटे और आम लोगों को अगर राहत देना चाहती है तो इनको ये जो जितने भी ये जो स्कीम्स ये देने, लीज पे देने, क्या ये विभागों को देने की बात कर रही है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले तो इन कारणों का पता लगाना चाहिए कि आखिर ये घाटे में जा क्यों रहे हैं, क्यों नहीं उनसे रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो ऐसे क्या साधन लिए जाएं, क्या हम इसको जो मौजूदा जो स्थिति है, कर्मचारी है या उसका जो है, इनके लिए एक सहकारिता के माध्यम से इसको क्यों नहीं बनाया जाए, इसको चलाया जाए, न कि वो प्राइवेट निजीकरण के हाथ में देने से क्या फायदा, प्रॉफिट तो उनके पास जाएगा और आम व्यक्ति को अपनी जेब से पैसा इसको देने की सहूलियत के नाम पे पैसा तो जेब से आपका ही जाएगा ना। तो आम लोगों को क्या, आम गरीब आदमी को कितना है, आज कितने प्रतिशत व्यक्ति है जो इतना इस पर जो ये सुविधा संपन्न चीजों से फायदा उठा सकते हैं? आम आदमी को तो ये है कि एक आवश्यक सुविधा चाहिए, उसे उसके लिए करना चाहिए उसे। ठीक है।
तो ये लेकिन सारी सवाल ये आ रहे हैं हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भाजपा की ओर से खास तौर पर, कि जीएसटी आप लाने की कोशिश करें, ना ला पाएं, उसके बाद भाजपा लाए तो विरोध। नए कृषि कानून जो आए हैं, करीब करीब वैसा ही मसौदा आपके समय कृषि कानूनों का तैयार हुआ था, आप नहीं ला पाए, भाजपा लाए तो विरोध। वो तमाम कंपनियों की फेहरिस्त जिसमें 30-32 कंपनियों को भाजपा ने एक सूची बना करके दी है, जिसमें एनटीपीसी से लेकर ओएनजीसी तक तमाम कंपनियां हैं, कि निजीकरण की शुरुआत आप करें हिंदुस्तान में, टोल रोड की पॉलिसी आप लेकर के आएँ, और आज आप कह रहे हैं बेचना। आपने आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक नाम से जो आज बैंक चल रहे हैं, जो बताए जाते हैं कि पहले सरकारी थे, सरकार का उनके ऊपर सरकार के ही थे, आज सरकार का उनके ऊपर कितना नियंत्रण है, तो क्या ये बेचना नहीं है? टोल टैक्स जमा कराए बिना एक गाड़ी बाहर नहीं जा सकती, लेकिन जैसा अभी मनोज जी ने कहा कि हर साल टोल भी बढ़ जाता है और टोल की अवधि भी बढ़ जाती है, कितने नियंत्रण में हैं आपके? वो बेचना नहीं था क्या? तो जब आपके ऊपर सवाल उठ सकते हैं तो आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए जेपी जी, मेरे सवाल दो तरह के हैं। पहला सवाल ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उनकी जो मेंटेनेंस करने की, जैसे टोल रोड की बात थी, तो वो ये तो वाजपेयी जी की सरकार के दौरान ये स्कीम काम शुरू हुआ, नीति आपके समय शुरू हुआ और निश्चित रूप से उसी समय हुआ, तो अब ये मेंटेनेंस के लिए चलता है। लेकिन 26,700 किलोमीटर के नेशनल हाईवे प्राइवेट हाथों में देने के पश्चात क्या हमारे उस पर चलना वो हमारे हाथ में रहेगा या किस सरकार का नियंत्रण रहेगा? और जो जैसे बिजली कंपनियां हैं, बिजली हुई या मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, गैस है, पेट्रोल पाइपलाइन है, ये मूलभूत सुविधाओं में आता है। रेलवे है, अगर आप 150 ट्रेन बेच देते हैं, 400 स्टेशन बेच देते हैं, 25 एयरपोर्ट बेच देते हैं, तो हमारी क्या सुविधाएं जो है, ये सुविधाएं आम जनता से छीनी नहीं जा रही। आम जनता से क्यों छीनी जा रही मुंबई पुणे से कैसे जस्टिफाई करोगे आप तो इस नारे के साथ आए थे ना कि देश नहीं बिकने दूंगा। मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। उदाहरण तो मैंने दे दिए और 10 उदाहरण दे दिए। बता दो आप तो ये बताइए, लेकिन आपने ये उम्मीद जगाई थी, एक मिनट आज सड़क बेच रहे हो, रेल भाई आपने तो बिजली बेच रहे हो, बिजली की कंपनियां बेच रहे हो, अगर बिजली मान लो टोल बनाने पे की कंपनियां बेच रहे हो। फास्टैग लगाने से अगर ईंधन की बचत हो रही है, टाइम की बचत हो रही है, मेंटेनेंस की बचत हो रही है, तो कितना बड़ा योगदान है। आज अगर इतनी बचत हो रही है और इतना बड़ा योगदान है, तो केवल 6 लाख करोड़ के लिए आम जनता के क्या तर्क दे रहे हैं? आम जनता की सुविधाओं की चीजें इनको क्यों बेच रहे हैं? क्यों निजी हाथों में दे रहे हैं? क्यों किसानों के अनाज के गोदाम बेचे जा रहे हैं? आप बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सिर्फ 5 अच्छे उद्योगपतियों को राहत देने के लिए, और उनको लोन भी सरकार में हो रही है। सुरेश जी मेरी बात सुनिए, इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। सुनिए एक मिनट, ये सबसे बड़ा घोटाला है और भ्रष्टाचार किया ये। अब मेरी बात सुनिए, अब एक मिनट सुनिए मेरी बात। सुरेश जी देखिए, ये तर्क कहीं काम नहीं करते कि आपने टोल पर जीपीएस लगा दिया, टोल पर आपने फास्टैग लगा दिया। समय के साथ तकनीक अपडेट होती है, समय के साथ नई चीजें जुड़ती हैं, उनका इस तरह से क्रेडिट थोड़ी लिया जा सकता है। कंप्यूटर कौन लेकर के आया? कंप्यूटर आया तो काम हल्का हुआ ना, पैसा खर्च होना कम हुआ ना। तो हम इसका क्रेडिट अगर कांग्रेस ले के साथ कंप्यूटर हम लेगा, कंप्यूटर सारी दुनिया में फैल रहा था उस वक्त, कंप्यूटर आप यहाँ भी आ गया, ये कोई बात नहीं है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी देखिए, सवाल उठाने का हक आपको तभी मिलता है जब आपके समय में आप ये कहते हैं कि हमने जिस दिन कुर्सी छोड़ी यूपीए 2 की, उस दिन तक एक भी पीएसयू का ना निजीकरण किया, ना लीज पर दिया, ना किसी को बेचा। तब आप ये कहने की स्थिति में हो सकते थे। तब तक आप पर सवाल उठते ही रहेंगे जब तक ये तथ्य रहेगा और हमेशा रहेगा कि 1992 में, 1991 में, 90 के दशक में आपने शुरुआत करी निजीकरण की और बहुत सारी कंपनियों को आपने निजी हाथों में देने का फैसला यही सोचकर किया कि बेहतर सेवा मिलेगी, बेहतर प्रबंधन होगा। और ये कहा गया, बाकायदा सदन के रिकॉर्ड पर यह कहा गया कि सरकारें गवर्नेंस देने के लिए हैं, धंधा करने के लिए नहीं है। बिल्कुल जेपी जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि हम निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कंपनियां जिनको सरकार चलाने में असमर्थ है, वो सरकार या घाटा हो रहा है और उपयोगी नहीं रही है, वो दी जा सकती है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, जिससे आम जनता को पेट्रोल से, आम जनता को गैस से, आम जनता को रेलवे से, इससे राहत मिलती है, इसमें राहत देनी चाहिए। इसमें अगर सरकार को अपनी तरफ से पैसा खर्च करना पड़े तो वो भी देना चाहिए। आम आदमी के लिए माल ढुलाई से होकर के यूटिलाइज संपत्ति को यूज में दे रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, वो उपयोगी है। अगर संपत्ति को महेश शर्मा जी, एक महेश शर्मा जी, महंगाई के बोझ तले जो जनता दबी हुई है उस पर और महंगाई का बोझ आएगा। महेश शर्मा जी देखिए, एक पहलू इसका अभी तक उतना ज्यादा मुखर होकर सामने नहीं आया है। महेश शर्मा जी, कहा यह जा रहा है कि पीएसयू के जरिए, पीएसयू को लीज पर देने के जरिए, धीरे धीरे निजीकरण के जरिए आरक्षण को खत्म करने की सॉफ्ट विंडो तैयार की जा रही है। ये तो कांग्रेस कह रही है और भारतीय जनता पार्टी अभी ताज़ा जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें इस बात को लेकर काफ़ी दर्द बयां कर चुकी है अपना, कि जो पिछड़े वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिया गया,
उस विस्तार के बाद में उनका परिचय तक नहीं कराने दिया। ये इनकी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता है। यानी ये समझ में आता है कि देर सवेर आने वाले जो चुनाव हैं उनकी पृष्ठभूमि कास्ट वोट बैंक के जरिए भी इस मुद्दे के जरिए तैयार हो रही है। महेश शर्मा, जिससे मतलब चुनाव बहुत प्रभावित होते हैं, सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है ये आरक्षण। आपने ये देखा होगा कि चुनाव का मुद्दा, ये आरक्षण का मुद्दा उस दौरान भी उठा था जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि क्रीमी लेयर का वापस इसका समीक्षा करनी चाहिए। तो उस समय बिहार में गवर्नमेंट इनकी जो बनने वाली थी वो नहीं बन पाई, जो बीजेपी की। तो ये सारी जो चीज है देश में बुनियादी, ये आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से वोट बटोरने की एक नीति है। सबसे बड़ी बात है ये रहा है। और जहां ये जो लीज देने वाली बात है उसमें एक लोकतंत्र में आम आदमी के लाभ पहुंचाने के लिए अगर व्यवस्थाएं और जो सुविधाएं अगर घाटे में भी जाती है तो उसे घाटे को वहन सरकार को करना चाहिए, क्योंकि उसका दायित्व है ये। और वो किसी न किसी रूप से अपने या तो मतलब अपना उस जो मौजूदा तंत्र है उसको मतलब सुधारने की कोशिश करे, या उनमें जो 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 लोग बाग काम कर रहे हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वो ज्यादा फलदायक होगी वनस्पत की निजी कंपनियों को देने के। वो अपना मुनाफा बटोरने की आवश्यकता को केंद्रित करेंगे और सरकार के हाथ में सिर्फ क्या कहते हैं लीज का किराया रहेगा। मेरी अपनी ये ठीक है सर, समय हो गया। मनोज जी सॉरी आपके पास दोबारा नहीं आ पाया मैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।